जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपको 100% रियल प्रश्न जो आप एग्जाम सेंटर से सीधा हमारे पास आए हैं, और सिर्फ प्रश्न नहीं, उनके साथ हम देखेंगे वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आने वाले शिफ्ट्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आपका एग्जाम कल या आने वाले दिनों में है तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि 4 से 5 प्रश्न यहीं से रिपीट होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक एनालिसिस। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या थी। आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2025 की थीम क्या थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहाइंड द मास्क हेल्थ एंड हेलर्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या थी? तो 2025 की जो थीम थी वो थी बिहाइंड द मास्क हेल्थ द हेलर्स, जिसका अर्थ है मुखौटों के पीछे के वे लोग जो हमारा उपचार करते हैं। या दिवस महान चिकित्सक डॉक्टर बीसी राय, जो कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे, की जन्म और पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इस दिन चिकित्सकों के योगदान, त्याग और स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी भूमिका को सम्मान दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो आया था वो आया था पहलगाम हमले के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। आपसे पूछा था कि पहलगाम हमले 2025 के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, यह आपसे पूछा था। बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन सी, ऑपरेशन सिंदूर। या लगभग सभी लोगों ने यह प्रश्न करके आया होगा। चलिए इसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। पहलगाम हमला 2025 के बाद आतंकियों के खिलाफ व्यापक काउंटर टेरर ऑपरेशन शुरू किया गया। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जिसका उद्देश्य आतंकियों के ठिकानों का सफाया करना था। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चलाया गया। इसमें सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त रूप से शामिल थी। पहलगाम हमला 2025 के बाद प्रमुख अभियान था, या जो था ऑपरेशन सिंदूर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने। आपसे पूछा है कि जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ली जे-म्यांग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ली जे-म्यांग जून 2025 में दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति चुने गए। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं और दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक प्रमुख सुधारवादी नेता माने जाते हैं। इनका फोकस अर्थव्यवस्था सुधार, युवा बेरोजगारी कम करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना। इससे पहले राष्ट्रपति थे यून सुक योल, इससे पहले के राष्ट्रपति थे। बात यहाँ हो रही साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है वॉन, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। आपसे पूछा है कि 2025 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 लोग को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में कुल 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। कितने लोगों? 6 लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। यह आपके आने वाले शिफ्टों में पूछ सकते हैं। इनमें से 4 लोगों को मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान असाधारण बहादुरी, साहस और कर्तव्य निष्ठा के लिए दिया जाता है। आपको क्या ध्यान रखना है, सर्वोच्च शक्तिशाली वीरता पुरस्कार कौन सा, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो सर्वोच्च शक्तिकालीन वीरता पुरस्कार जो अशोक चक्र है। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा कीर्ति चक्र है। तीसरा शौर्य चक्र है। 2025 में शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया, या भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आने वाले शिफ्टों में। तो 2025 में शौर्य चक्र जो दिया गया 33 लोगों को दिया गया। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला। आपसे पूछा कि 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बानू मुश्ताक को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का उपन्यास हार्टलैंड
के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया? किसके लिए? हॉटलैंड के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया। यह पुस्तक कन्नड़ भाषा में लिखी गई। पहली बार कन्नड़ भाषा की किसी पुस्तक को यह सम्मान मिला है, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था और पूछा गया था। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद, अब यह पूछ सकता है आपसे, तो इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भास्ती ने किया था। अनुवादक को भी पुरस्कार का आधा हिस्सा मिलता है। यह पुरस्कार इन पुस्तकों को दिया जाता है जिसकी दूसरी भाषा में अनुवाद किया गया हो, यानी ट्रांसलेशन लिटरेचर अवार्ड है। या बुकर प्राइज की बात करें तो यह मूल अंग्रेजी में लिखी पुस्तक को मिलता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज अनुदित पुस्तक को मिलता है। 2025 विजेता हॉटलैंड के लिए बानू मुश्ताक को मिला, भाषा थी इसकी कन्नड़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एथलीट्स में अर्जुन अवार्ड 2024-25 किसे मिले? यहाँ क्वेश्चन मिला है, कुछ लैंग्वेज का बदला हुआ था तो आप लोग लीजिएगा, परंतु यही ऑप्शन था। एथलीट्स में अर्जुन अवार्ड 2024-25 किसे मिला था, या बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च खेल सम्मान है जो उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की बात करें, वर्ष 2024-25 में एथलीट्स कैटेगरी में ज्योति यारा जी को यह पुरस्कार दिया गया। ज्योति यारा जी भारत की प्रमुख हडलर खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड उनके नाम हैं। इस सूची में अन्नू रानी को भी चुना गया था, लेकिन वीडियो के अनुसार विकल्प में ज्योति यारा जी था, इसलिए यह सही उत्तर है। बाकी बात करें तो जो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई 1961 से हुई। पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था 1961 में दिया गया था। प्रदानकर्ता कौन है? तो भारत सरकार का खेल मंत्रालय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं के इंडोर 60 फुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? आपसे पूछा है कि 2025 में किस भारतीय एथलीट ने महिलाओं के इंडोर 60 फुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा जयशंकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा जयशंकर ने 2025 में महिलाओं के इंडोर 60 फुट इवेंट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उनका रिकॉर्ड थ्रो 16.3 मीटर रहा, 16.3 मीटर रहा, जो पिछले रिकॉर्ड से अधिक है। यह उपलब्धि इंडोर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में दर्ज की गई। यह भारत की उभरती हुई 60 फुट खिलाड़ी जिनका प्रदर्शन हाल के वर्षों में लगातार बेहतर हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपसे पूछा था कि 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे दिया गया? आपसे पूछा था कि 2025 में राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार आयुष मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष योगदान दिया हो। वर्ष 2025 में कुल 3 व्यक्तियों को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर बनवारी लाल गौर को, वैद्य नीलकंदन मुंशी को और वैद्य भावना परासरे को। यह पुरस्कार आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा देना है। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और नगद सम्मान राशि शामिल होती है। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता है। आयुर्वेद में 8 प्रमुख शाखाएं होती हैं, जैसे काय चिकित्सा, सल और शालक्य आदि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2025 में एशियंस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर स्टीपल स्टेज में अपने यहाँ राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारुल चौधरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में हुई एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में अपना ही पूर्व राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। पारुल चौधरी भारत की टॉप लॉन्ग डिस्टेंस रनर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक ला चुकी हैं। स्टीपल चेज एक बाधा दौड़ होती है जिसमें पानी की खाई और हडल पार करनी पड़ती है। पारुल ने पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड की तुलना में समय में सुधार कर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। भारत की 2 प्रमुख महिला लंबी दूरी धावक है, पारुल चौधरी और ललिता बाबर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फरवरी 2025 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाला कौन सा नया नोट जारी करने की घोषणा हुई है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर था इस प्रश्न का ऑप्शन सी, 50 का नोट। 50 का नोट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
फरवरी 2025 में आरबीआई ने घोषणा की कि नए गवर्नर वर्तमान समय में जो कि हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर वाला 50 का नया नोट जारी किया जाएगा। यह नोट वर्तमान 50 रुपए के नोट जैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ हस्ताक्षर बदलेंगे। नए गवर्नर के अनुसार आरबीआई के हर नए गवर्नर के पद ग्रहण करने के बाद नई सीरीज के नोट जारी किए जाते हैं। यह परिवर्तन सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से किया जाता है। नोट की डिजाइन, रंग, आकार वही रहते हैं। बाकी महत्वपूर्ण विकल्पों की बात करें तो भारत के वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये 27वें नंबर के हैं। आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर जो होते सभी नोटों पर होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वह वित्त मंत्रालय ना कि आरबीआई का होता है। मुद्रा जारी करने का कार्य किसका है, तो यह आरबीआई के मुख्य जिम्मेदारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मत्स्य सबमर्सिबल पनडुब्बी को कितनी गहराई तक डिजाइन किया गया है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 मीटर तक। 6000 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य 6000 भारत की डीप सी मिशन सबमर्सिबल है, जिसे भारत 2026 तक मानव सहित समुद्र की गहराई में उतारने की तैयारी कर रहा है। इसे NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। इसे 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर रिसर्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3 लोगों के बैठने की क्षमता है और यह अत्यधिक दाब सहन करने वाली टाइटन और एलुस्फीयर पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है वह साइंस से पूछा गया प्रश्न था। एल्डिहाइड या इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, यह चीज ध्यान रखिए। क्रियात्मक समूह से एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है? आपसे पूछा कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CHO। CHO इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप CHO होता है, जिसे फॉर्मली ग्रुप भी कहा जाता है। इस समूह में कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है RCHO। एल्डिहाइड के 2 उदाहरण होते हैं, SCHO और CH3CHO। अन्य विकल्प क्यों गलत है? COOH या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है, CO या कीटोन का है, और OH या एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है। आपसे पूछा है कि न्यूरॉन में केंद्रक कहाँ स्थित होता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोन या सेल बॉडी में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। इसका मुख्य भाग साइटोन कहलाता है। साइटोन जो है सेल बॉडी में ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। डेट्राइट सिग्नल ग्रहण करते ही एक्सॉन सिग्नल को आगे भेजता है, लेकिन केंद्रक सिर्फ साइटोन में पाया जाता है। न्यूरॉन शरीर की सभी लंबी कोशिकाओं में से एक है। पुनर्जनन की क्षमता बहुत कम होती है इसमें। बाकी विकल्पों की बात करें तो एक्सॉन जो है या केवल संकेत को आगे ले जाने का काम करता है। डेट्राइट की बात करें तो संकेत को प्राप्त करते हैं, और सिनेप्स की बात करें तो 2 न्यूरॉनों के बीच का जंक्शन होता है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर कौन सा अवक्षेप बनता है। आपसे पूछा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर कौन सा अवक्षेप बनता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड आयोडाइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने पर डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। इसमें लेड आयोडाइड बनता है जिसका रंग पीला होता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपसे पूछा है कि ताप बढ़ाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व घट जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कण तेजी से दूर दूर फैलते हैं, जिससे आयतन बढ़ता है। घनत्व का सूत्र होता है डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी अपने आप घट जाती है। गैसों में ताप बढ़ने पर घनत्व सबसे तेजी से घटता है, द्रव्यों में कम और ठोसों में बहुत कम। यही कारण है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, क्योंकि उसकी घनत्व ठंडी हवा से कम होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चिकनी अंतरा पृथ्वी जालिका किसका निर्माण करती हैं। आपसे पूछा कि चिकनी अंतरा पृथ्वी जालिका किसका निर्माण करती हैं, बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिपिड या वसा का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। SER यानी
कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। एसईआर की बाहरी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसे स्मूथ कहा जाता है। यकृत कोशिकाओं में एसईआर डीऑक्सिफिकेशन यानी कि हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने का काम भी करता है। इसके विपरीत आरईआर रफ ईआर प्रोटीन संश्लेषण करता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम मौजूद होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए लगाया गया बल किसके बराबर होता है। आपसे पूछा किसी वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए लगाया गया बल किसके बराबर होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग में परिवर्तन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को रोकने के लिए जो बल या इंपल्स लगाया जाता है वह संयोग में परिवर्तन के बराबर होता है। संयोग बराबर होता है क्या, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यम इंटू बी। वस्तु के वेग को जीरो करने के लिए संवेग में बदलाव करना पड़ता है। संवेग का सूत्र या आप लोग देख लीजिएगा, या एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन रहा है इस टाइम। वस्तु जितनी भारी या तेज चलेगी उसे रोकने के लिए उतना अधिक इंपल्स या बल चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है धातुओं के गुणधर्म के बारे में सही कथन कौन सा है। आपसे पूछा है कि धातुओं के गुणधर्म के बारे में सही कथन कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातुएं जो उष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक होते हैं, इसलिए ये हीट व करंट को आसानी से प्रभावित करती हैं। कॉपर यानी कि तांबा और एल्युमिनियम सबसे अच्छे विद्युत सुचालक माने जाते हैं। धातुएं सामान्यतः चकचकीली, तन्य और आघात वर्धनीय होती हैं। पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव होती है। सबसे अच्छा सुचालक क्या है, तो सबसे अच्छा सुचालक जो है चांदी है। धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं। अपवाद के तौर पर पारा है जो कि द्रव है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए मुख्य रूप से किन इकाइयों से बना होता है। आपसे पूछा है कि डीएनए जो है मुख्य रूप से किन इकाइयों से बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की मूल संरचनात्मक इकाई है न्यूक्लियोटाइड होती है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बनता है, शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार जो होते हैं एडोनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन होते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडली संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित की गई थी। डीएनए मुख्य रूप से नाभिक में पाया जाता है, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्प्लावन बल किस पर निर्भर नहीं करता है। आपसे पूछा है कि उत्प्लावन बल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, यह आपसे पूछा है। तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, विस्थापित द्रव के आयतन पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है। ऑप्शन डी वस्तु के घनत्व पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। उत्प्लावन बल वह ऊपर की ओर बल है जो किसी द्रव में डूबे पिंड पर लगता है। यह बल केवल द्रव के घनत्व, विस्थापित द्रव के आयतन और गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। वस्तु का घनत्व चाहे कम हो या ज्यादा, इसे बॉयंट फोर्स में कोई बदलाव नहीं होता। यही कारण है कि समान मात्रा में पानी विस्थापित करने पर समान उत्प्लावन बल मिलता है। उत्प्लावन बल का सूत्र होता है P इंटू V इंटू G, जहां P है द्रव का घनत्व, V है विस्थापित द्रव का आयतन और G है गुरुत्व। वस्तु घनत्व इस बल को प्रभावित नहीं करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पुरुष नसबंदी में किस नली को काटा या बांधा जाता है। आपसे पूछा कि पुरुष नसबंदी में किस नली को काटा या बांधा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सोटोमी पुरुषों में की जाने वाली स्थायी नसबंदी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से वीर्य में शुक्राणु नहीं पहुंचते, इसलिए प्रजनन रुक जाता है। ध्यान रहे इससे पुरुष की यौन क्षमता या हार्मोन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि फसलों से कीटनाशकों को जैविक तरीके से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, परजीवी कीट का या लेडी बर्ड का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया हुआ था।
जैविक नियंत्रण में कीटों को हटाने के लिए प्राकृतिक दुश्मनों का उपयोग किया जाता है। इसमें लेडी बर्ड, परजीवी ततैया, मकड़ी जैसे जीव कीटों को खाकर फसलों की सुरक्षा करते हैं। यह तरीका पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। इसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक उपयोग नहीं होता है। जैविक खेती में यह तरीका सर्वाधिक उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के बारे में सही कथन चुने। आपसे पूछा था कि एड्रिनल ग्रंथि के बारे में सही कथन चुने, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हृदय गति और रक्तचाप बढ़ाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड गुर्दों के ऊपर स्थित होती है, इसलिए इन्हें सुपरनल ग्लैंड भी कहते हैं। यह एड्रिनल हार्मोन स्रावित करती है जिसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स कहा जाता है। एड्रिनल शरीर को आपातकाल में तैयार करता है। यह हृदय गति बढ़ाता है, रक्तचाप बढ़ाता है, ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। एड्रिनल ग्रंथि दो भागों में बनी होती है, कॉर्टेक्स जो कि बाहरी भाग है और मेडुला जो कि भीतरी भाग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। आपसे पूछा है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा, बताइए क्या होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को प्रसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। यह हमेशा और हर स्थिति में आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यह इस लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनता क्योंकि आभासी होता है। इसका प्रयोग मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के चश्मे में भी किया जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है किस यौगिक का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथेनॉल। एथेनॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। एथेनॉल एक ज्वलनशील तरल है जिसका उपयोग पेट्रोल में मिलाकर एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल बनाया जाता है। इसमें उच्च ऊर्जा घनत्व होता है जिससे यह एक अच्छा ग्रीन फ्यूल माना जाता है। भारत में E20 फ्यूल जो है जिसमें 20% एथेनॉल 80% पेट्रोल को प्रमोट किया जा रहा है जिससे प्रदूषण कम हो सके। एथेनॉल मुख्यतः गन्ने मेलासेस से बनता है, इसलिए यह नवीनकरणीय ईंधन है। महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना कि भारत में E20 एथेनॉल फ्यूल की ओर बढ़ रहा है, 2025 लक्ष्य है। एथेनॉल एक बायोफ्यूल है। एथेनॉल देखने में रंगहीन, जल में विलेय और ज्वलनशील होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। आपसे पूछा था कि समांगी मिश्रण का उदाहरण कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नमक और पानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें सभी घटक पूरी तरह समान रूप से मिल जाते हैं और अलग अलग पहचान नहीं होते। नमक पानी में घुलकर एक समान विलयन बनाता है, इसलिए यह होमोजेनियस मिक्सचर का सबसे अच्छा उदाहरण है। समांगी मिश्रण में एक ही फेज दिखाई देता है, उदाहरण के तौर पर नमक का पानी, चीनी का पानी, हवा आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बन के गुणों में कौन सा सही है। आपसे पूछा कि कार्बन के गुणों में कौन सा सही है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंखलन और एवं चतुर संयोजकता प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन जो है कार्बन दिखाती है, यानी कार्बन एक दूसरे से लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन का आधार। कार्बन चतुर संयोजक है, इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 4 संयोजक बंध बना सकता है। कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाता है, आयनिक नहीं। कार्बन की यह विशेषता ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन का आधार बनाती है। तो ये रहे आपके सेकंड शिफ्ट, 2 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को देखा करिए और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है पहलगाम हमले के बाद भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया। आपसे पूछा है कि पहलगाम हमले 2025 के बाद भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर शिफ्ट का ऐसा ही सटीक एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले तो रेलवे एग्जाम टारगेट को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। और प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।